थोड़ा टाइम है, हमने कितना पढ़ना है आज। आपका सिलेबस अगर हम देखेंगे तो आपका सिलेबस हो चुका है। इसमें लास्ट अब स्ट्रिंग का दिया हुआ एक यूनिट है, और जो हम आज पढ़ रहे हैं उसके बाद एक ही यूनिट है स्ट्रिंग, मामला खत्म, कोई टेंशन नहीं है। तो बिल्कुल आसान सिलेबस। ये जो बुक है ना, ये पढ़ी है बुक आपके सामने, इसमें से अगर आप देखोगे पहला एक चैप्टर है आपका सिलेबस, एक चैप्टर बस, बाकी कुछ नहीं। इस बुक में से एक ही चैप्टर है आपके सिलेबस। अगर आप 12th का भी इसके साथ इंक्लूड करोगे ना तो 3 चैप्टर्स हैं टोटल। आपका पूरा सिलेबस 2 साल का, बिल्कुल आसान है और कम है। नाउ हाउ टू असाइन a value to the variables in Python। अगर आपके पास पाइथन में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? आज यहाँ देखो, हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद या वेरिएबल के साथ हम उसको असाइन क्या करते हैं? वैल्यू। a is equal to 5, you are assigning 5 to a variable a। ठीक है, आप अगर ऐसे लिखोगे a is equal to 5.7, you are assigning 5.7 to the variable a, but this is not the only way that you can assign a value to the variable। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके मदद से हम अपने वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो वही हमने आज पढ़ना है। यहां पे देखो, इन पाइथन प्रोग्रामर्स नीड टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर वेरिएबल टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। द डिक्लेरेशन इज डन ऑटोमेटिकली व्हेन वैल्यू इज असाइन्ड टू द वेरिएबल यूजिंग इक्वल टू साइन। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? प्रोग्रामर नीड नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर ए वेरिएबल। आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने C++ अगर आप उस पर गए हुए तो वहां पर पहले वेरिएबल को क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर। ठीक है, वहां पर लिखना पड़ता है इंट ए। इंट ए मींस मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। यहां पर उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, अगर हम C++ की बात करेंगे ना, वहां पर अगर आप किसका इस्तेमाल करना चाहोगे? किसी वेरिएबल का जिसमें जिसका नाम क्या है? ए, तो वहां पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना वेरिएबल अलॉन्ग विद द डेटा टाइप, कि उस वेरिएबल में जो डेटा रहेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। इंट ए मींस कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है? ए, और उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। लेकिन यहां पर उस चीज की जरूरत नहीं है। पाइथन बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, यहां पर आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको यू नीड नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द वेरिएबल। यहां पर क्या चीज है? द डिक्लेरेशन इज डन ऑटोमेटिकली। आप जो ही लिखते हो a is equal to 5, जो ही लिखते हो a is equal to 1.7, तो ये डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली होती है। क्या होता है? इस इक्वल टू के मदद से the operand on the left side of the equal to sign is the name of the variable and the operand on the right side is the value stored in that variable। जो लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो आप ऑपरेंड लिखते हो वो नेम होता है वेरिएबल का। ठीक है, और जो उसके राइट साइड में होता है वो वैल्यू होता है जो उस वेरिएबल में रहेगा। समझ में बात आती है? यहां पर हमको अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर आप सी की बात करोगे तो वहां पर लिखना है इंट ए इज इक्वल टू 5। तो यहां पर क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू 5। ये वाला कैसा तो हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर पहले क्या करना है? डिक्लेयर करना है, फिर ए को वैल्यू असाइन करना है। यहां पर क्या करना है? सीधे असाइनमेंट कर दो विद मेकिंग यूज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो लेफ्ट साइड में आपका जो वेरिएबल का नाम आ जाएगा उसके राइट साइड में वो वैल्यू आ जाएगा जो उस वेरिएबल में स्टोर रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया सारा? आगे बढ़ते हैं। इन पाइथन देयर आर मल्टीपल वेज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू टू इट। अब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना, फिर उसके साथ कोई वैल्यू असाइन करना, यहां पर 2-4 तरीके हैं। ठीक है, बहुत तरीके हैं यहां पर अपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना और फिर असाइन वैल्यू करना। एक क्या है हमारा? डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में क्या होता है?
In this method we directly declare the variable and assign a value to it. इस मेथड में क्या होता है, डायरेक्टली किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, फिर उसको असाइन करना वैल्यू a इक्वल टू 7. यहां पर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, ये डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है. क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और वैल्यू भी दे दिया. समझ में आ रहा है क्या? In this method we directly declare the variable and assign a value to by making use of what sign. If the variable is declared multiple times, then the last declaration value will be used by the program. अगर आपने अब अपने प्रोग्राम में 2-4 बार एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया, आप कहोगे a is equal to 5, फिर लिखोगे a is equal to 7, a is equal to 5, a is equal to 7, a is equal to 10. कितनी बार आपने डिक्लेयर किया? 3 बार. ठीक है, तो यहां पर प्रोग्राम एजुकेशन के दौरान कौन सा वैल्यू लेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, लास्ट वाला. ठीक है, यही कह रहा है यहां पर कि इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर मल्टीपल टाइम्स, अगर आपने एक ही वेरिएबल को 2-4 बार डिक्लेयर किया है, तो आपका प्रोग्राम जो है विल देन द लास्ट डिक्लेरेशन, कौन सी डिक्लेरेशन? लास्ट डिक्लेरेशन वैल्यू विल बी यूज्ड बाय द प्रोग्राम. वो आपका प्रोग्राम कौन सी डिक्लेरेशन ले लेगा? लास्ट वाली डिक्लेरेशन का. अगर आपने एक ही वेरिएबल को 2-4 बार डिक्लेयर किया, मसला कोई नहीं है, आपको कोई एरर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका प्रोग्राम कौन सा वैल्यू ले लेगा? लास्ट वाली डिक्लेरेशन. समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये कौन सी डिक्लेरेशन है? डायरेक्ट असाइन करना किसी वेरिएबल को वैल्यू. ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे. जैसे यहां पर है a इक्वल टू 5, a का वैल्यू क्या है? 5. a इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 9. प्रिंट a, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 5 के 9? 9. क्यों? लास्ट वाला. ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 10, फिर आप उसको प्रिंट करवाओगे, प्रिंट a, तो क्या कौन सा वैल्यू आ जाएगा? लास्ट वाला. उसका मतलब है आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे सर. अच्छा, नेम. यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या रखा आपने? नाम. और उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू है स्ट्रिंग. एज, उसका वैल्यू क्या है? 3. प्राइस, उसका वैल्यू क्या है? यानी फ्लोट. ठीक है, एज, नेम और प्राइस, ये कौन से है? यहां पर मैंने किसी को डिक्लेयर किया नहीं, डायरेक्ट डिक्लेरेशन, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन. यहां पर नेम, उसके साथ वैल्यू दे दिया, वेरिएबल नेम, एज, उसके साथ वैल्यू दे दिया, फिर प्राइस, उसके साथ वैल्यू दे दिया. इस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन. क्लियर हो गया? और आप एक ही वेरिएबल को 2-4 बार डिक्लेयर भी कर सकते हो, लेकिन आपका प्रोग्राम वो वाला वैल्यू ले लेगा जो आपने लास्ट में डिक्लेयर किया हो. यहां तक क्लियर? ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा दो, तो इसका आ जाएगा पाइथन 3 and 5.8. क्लियर? आगे बढ़ेंगे. मल्टीपल असाइनमेंट इन पाइथन. मल्टीपल असाइनमेंट. मल्टीपल असाइनमेंट मीन्स आपको अगर वैल्यू देना है, एक ही वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपको देना है 12, लेकिन वेरिएबल 2-4 है, a को भी यही वैल्यू देना है, b को भी वैल्यू यही देना है, और c को भी यही वैल्यू देना है. आप क्या कर रहे हो? यू आर मल्टीपल असाइनमेंट इन पाइथन. मल्टीपल असाइनमेंट, आप डिफरेंट, एक ही वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन करने जा रहे हैं. ये भी एक तरीका है. इस तरीके से भी आप असाइन वैल्यू कर सकते हैं. तो क्या करोगे? नाउ वन सपोज, जैसे यहां पर मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू इज इक्वल टू, मामला खत्म. a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12. b का भी क्या आ जाएगा? 12. और c का भी क्या आ जाएगा? 12. समझ में आ गया? तो अगर आप चाहोगे, वी कैन असाइन द सेम ऑब्जेक्ट, वी कैन असाइन द सेम, आप एक ही ऑब्जेक्ट यहां पर 12 है, ठीक है, आप एक ही ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हो टू मल्टीपल वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स को, लेकिन एक ही लाइन में, कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं दिखा देगा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि अगर आप मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हो पाइथन में, तो वहां पर क्या कर सकते हो? इसका मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू असाइन द सेम ऑब्जेक्ट. You are going to assign the same object to multiple variables, to different types, to different variables. जैसे कि यहाँ पर है A, B and C, इस तरीके से डिक्लेरेशन कर दो. A का भी वैल्यू 12 आ जाएगा, B का भी. हाँ, ये भी एक तरीका है लिखने का. दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो, A is equal to 12, B is equal to 12, C is equal to 12. ये भी एक तरीका है. लेकिन एज ए प्रोग्रामर, ठीक है,
आपको ये बात जहन में रखनी है कि मेरा कोड जो है वो प्रिसाइज हो जाए। ये भी एक तरीका, ऐसे भी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन बेहतर तरीका कौन सा है? एक ही लाइन में लिख दो a = b, b = c, c = 2। ठीक है, जैसे यहां पे है num1 = number 2, number 2 = number 3, और तीनों किसके बराबर है? 0 के बराबर। हाँ, you are initializing num1, num2, num2 by 0। ठीक है, आप नंबर 1 को भी 0 दे रहे हो, नंबर 2 को भी 0 दे रहे हो, और नंबर 3 को भी 0 दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा पाइथन हमें एक ऐसा माहौल दे रहा है कि जिसके बदौलत हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल को एक ही वैल्यू, एक ही स्टेटमेंट में असाइन कर सकते हैं। यही है ना? ठीक है, तो ये एक और तरीका है। अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? 0। इसका आउटपुट 0 है, क्योंकि तीनों किसके बराबर है? 0 के बराबर। मामला खत्म। अच्छा, अब मल्टी वैल्यू असाइनमेंट इन पाइथन। मल्टी वैल्यू, अब वैल्यू बहुत सारी है। अब क्या है हमारे पास? वैल्यू बहुत सारे हैं, एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू और तीसरा वैल्यू। कितने वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज। और यहां पे गौर से सुनना, वहां पर क्या था? वैल्यू एक ही था, वेरिएबल कितने थे? डिफरेंट। वहां पर एक तरीका था देने का, लेकिन अगर आपके पास है मल्टी वैल्यू, बहुत सारे वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज आप डिफरेंट वेरिएबल्स को दे रहे हैं, तो यहां पर भी एक तरीका है। समझ में आ रही है बात? अगर आपके पास है वैल्यू फॉर एग्जांपल 12, आपके पास है वैल्यू 13, आपके पास है वैल्यू 14, ये आप ए को देना चाहते हो, ये वाला बी को देना चाहते हो, और ये वाला किसको देना चाहते हो? सी को देना चाहते हो। तो एक ये इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a, b, c इज इक्वल टू 12, 13 एंड 14। ऑटोमेटिकली a का वैल्यू क्या ले लेगा? 13। a को 12, b को क्या लेगा? 13, और c का वैल्यू क्या ले लेगा? 14। मजेदार है, मजेदार है कि नहीं है? जैसे यहां पर है, एक वेरिएबल है हमारे पास नेम, ठीक है, दूसरा क्या है? पेज काउंट, तीसरा क्या है? प्राइस, और इनका वैल्यू क्या है? पाइथन। पाइथन किस नेम का वैल्यू क्या रहेगा? पाइथन। इस वेरिएबल का जिसका नाम है पेज काउंट, इसका वैल्यू क्या रहेगा? 300। और प्राइस का वैल्यू क्या रहेगा? 254.5। ठीक है, मजेदार है कि नहीं है? तो ये भी एक तरीका है। दूसरा भी एक तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको अलग अलग करके। कैसे? आप लिख सकते हो क्या? नेम इज इक्वल टू, फिर दे दोगे नाम इज इक्वल टू पाइथन। यहां पर देखोगे पेज काउंट इज इक्वल टू, फिर देना है 300। फिर आप ऐसे लिख सकते हो प्राइस इज इक्वल टू। तो बेहतर तरीका कौन सा है? बेहतर क्या है? ये वाला बेहतर है कि ये वाला बेहतर? ऐसा प्रोग्रामर एक ही लाइन में दे दो, मसला ही खत्म बस। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहोगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? पाइथन। इसको मैंने डबल कोड में क्यों रखा है? क्योंकि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को आप हमेशा किस में रखोगे? डबल कोड में। ठीक है, तो ये वैल्यू है, और ये कौन सा वैल्यू है? इंटीजर। ये कौन सा वैल्यू है? फ्लोट। ये आपको पढ़ने हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आपको अलग से पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जहन में ये बात बैठ गई, ये कौन सा है? इंटीजर। ये कौन सा है? फ्लोट है। ये आपको अलग से भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको जहन में ये रखो कि जिसके साथ पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट वैल्यू, जो वो फ्लोट नंबर कहते हैं। और जो ये वाले हैं इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे इंटीजर्स हमारे पास होते हैं, इंटीजर माइनस भी होगा इसका वैल्यू, प्लस भी होगा, और जीरो भी इसके साथ इंक्लूड है। A string object with the value Python will be assigned to variable name. The integer object value 300 will be assigned to variable count. The object float object with value this will be assigned to मामला खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बातें हमने सीखी है? हम अपने वैल्यूज को, अपने वेरिएबल को वैल्यूज दे सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया? डन। तो ये आ जाएगा आपको अब असाइन करना वैल्यू। तो मेरे ख्याल से अब कल का जो हमारा लेक्चर है डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन क्या है? डेटा टाइप्स इन, ये बड़ा अहम है, इसको स्किप मत करना। पाइथन हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं मैं आपको कल बताऊं। ये कैटेगराइजेशन है, मींस क्लासिफाइंग द डेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा जो आपके पास होंगे, जो अपने प्रोग्राम में आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप स्ट्रिंग का आप किसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में? आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल, आप वन होल इंटीजर का इस्तेमाल करते हो, आप फ्लोटिंग पॉइंट 3.4 का इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी के नाम का इस्तेमाल कर सकते हो।
करते कि नहीं? तो लेकिन इनको हमने कैटेगराइज किया, अलग अलग करके रखा है, जिसको हम डेटा टाइप्स के नाम से पुकारते हैं। आपके जो आपका जो सिलेबस है, ये आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 का हालांकि आपने उसमें थोड़ा सा और पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में, वो भी क्लियर होगा इसी के साथ, क्योंकि ऑपरेटर्स में वो हमने पढ़े। ठीक है, डन, क्लियर। धन्यवाद।